नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज़ और हरियाणा जागृति का साझा कार्यक्रम लेकर मैं आज फिर हाजिर हुआ हूं मकड़ोली टोल प्लाजा से। मकड़ोली टोल प्लाजा पर दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी पहुंचे हैं और जो इनका उद्देश्य है खापों की एक जो है आगामी 29 तारीख को एक मीटिंग करने जा रहे हैं। ये बड़ी रैली कहिए, रैली तो नहीं कह सकते क्योंकि किसान रैली नहीं करता, किसान तो अपना एक आंदोलन के लिए महापंचायतें करता है। एक पंचायत होने वाली है, वो देखते हैं कितनी संख्या में यहाँ निमंत्रण देने के लिए मकड़ोली टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं। आप इनको हर एक जगह आपने देखा होगा, किसानों के बीच में रहते हैं, किसानों के बीच में हर एक धरने पर जाते हैं। हर एक टोल पर जो भी धरना लगा हुआ है या किसी अनेक गाँव में भी लगे हुए हैं, कहीं भी बॉर्डर पर भी आपने देखा होगा। बहुत ज़्यादा इनका ऐसे ही दिनचर्या ऐसे ही रहती है। आज ये मकड़ोली टोल पर पहुँचे, इनसे कुछ बात कर लेते हैं। जो फिलहाल मुद्दे बने हुए हैं, कुछ राजनीतिक भी पूछेंगे, कुछ कड़वे सवाल भी इनसे जानेंगे, इसके पीछे जाते हैं क्या राज है। नमस्कार जी विधायक जी। नमस्कार, धन्यवाद भाई का। विधायक जी, आपका रोहतक पहुंचने पर पहले स्वागत करते हैं अपने। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद। आज आप मकड़ोली टोल पर पहुंचे जो पंचायत का न्योता देने के लिए, जो पंचायत होने वाली है 29 तारीख को, उसमें क्या मुद्दा रहेगा, क्या विशेष है? ऐसा है, 29 तारीख को सुबह 10 बजे केतलाना टोल के ऊपर एक बहुत बड़ी सर्वजातीय सर्वका महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। उसी विषय में मैं भाइयों को मकड़ोली टोल के ऊपर निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, अपील करने के लिए आया हूँ। इस महायज्ञ के अंदर पहुँच के अपने आहुति डालें और जो पिछले 7 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसको और ज़्यादा गति प्रदान करने के लिए, अगला सिस्टम और ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए महापंचायत होने जा रही है। और आशा करता हूँ कि भाइयों के सहयोग से इस मिशन में हम कामयाब होंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे तीनों काले कानून वापस करके और MSP गारंटी के साथ किसान की इज्जत के साथ विदाई हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। जैसे कि आप कई टोलों पर भी जाते हैं, आप एक हाल फिलहाल एक मुद्दा चला हुआ है कि जो है कई लोगों को टारगेट किया जा रहा है आंदोलन को। कई लोग ये कहते हैं कि ये तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, या वैसे भी एक आपके जो है सांसद ने बयान दिया था कि दारू पीने वाले नशेड़ी, ऐसे इस प्रकार के जो हैं। इसमें क्या सच्चाई मानते हैं आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी इसके बारे में? ऐसा है, ये सारे किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। और ये पिछले 7 महीने से बैठे हैं 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर यहाँ बगैर छत के बैठे हुए हैं। कोई एक भाई 24 घंटा बैठ के दिखाए कि रिश्तेदारी में चले जाते हैं तो वो भी घर की तरफ भागता है शाम के टाइम। और 7 महीने से बैठे अपने घर परिवार अमन चैन को छोड़ के, सारी सर्दी चले गई, गर्मी चली गई, बारिश शुरुआत हो गई। और जो भाई कहते हैं, अपना इनका एक ध्येय है कि अपनी कौम को, आने वाली नस्ल को, आने वाले भविष्य को बचाने के लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपनी लड़ाई लड़ने का। किसान के साथ जाति जुल्म हो रहा है, अगर तीनों काले कानून लागू हो गए तो किसान बर्बाद हो जाएगा, और किसान बर्बाद हो जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। और दूसरे जो भाई कहते हैं इलेक्शन लड़ने वाले, मैं तो कहता हूँ कि मौलिक अधिकार है, हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। क्या इन भाइयों का अधिकार नहीं है? क्या कोई कुछ परिवार का, कुछ व्यक्ति विशेषों को पटाना में लिख रखा है? लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है। और लोकतंत्र के अंदर गरीब घर से बहुत से आदमी आ गए, लाल बहादुर शास्त्री आया और बहुत से नेता आए जिन्होंने देश को दशा और परिवर्तन करने का काम करा। इन्हें कहाँ लिख रखा है? मैं तो कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था जो राजघराना है, जिनको हम बड़ा घर मानते हैं, उन्हीं को राजनीति में आगे आने का मौका मिल गया। जब देश आज़ाद होया, देश आज़ाद होने के बाद में सबसे बड़ी गलती यही हुई कि वो जो राजघराने थे, देश के ऊपर कुर्बानी देने वाले, त्याग करने वाले तो चले गए, फांसी टूट गया, कोई शरीर छोड़ गए। लेकिन उसमें राजनीति में वही लोग आगे आगे जो अंग्रेज़ों की चमचागिरी करते थे, जो भाइयों की नाड़ कटवाते थे, वही लोग राजनीति में आगे गए, पैसे वाले आदमी आगे आगे। और समाज ने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी, पैसे वाले को बड़ा मान लिया। इसलिए आज नीचे से लेकर ऊपर तक चारों तरफ क्रांति मची है। भाई को भाई काट रहे हैं, पड़ोसी को पड़ोसी काट रहे हैं, माँ बाप औलाद से तंग, औलाद माँ बाप से तंग, चारों तरफ तराई तराई। सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, पैसा, आय पैसा। बट बच्चे को पढ़ लिख के डॉक्टर, बढ़िया डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, लेकिन एक बढ़िया इंसान नहीं बनता। सारा सौदा मूल सिद्धांत जो हमारा सिस्टम था, ऋषि मुनि संतान थे, या तो त्याग और तपस्या में डरते थी। भगवान को प्राप्त करने का शोध का केंद्र था हिंदुस्तान। यहाँ ऐसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन इन नेता लोगों ने सौदा बिगाड़ दिया। मैं तो कहता हूँ, जिनको बड़ा घर कहते हैं, जिनको राज दरबार बताते हैं, वो बड़े नहीं हैं। आदमी बड़े मकान से, बड़े पद से बड़ा नहीं होता, आदमी कर्म से बड़ा होता है। कर्म कोई भी कर सकता है। रैदास, तुलसीदास, गरीबदास, कितने महान संत हुए, सब ने गरीब घर में पैदा हुए। लाल बहादुर शास्त्री ले और दूसरे भी ले, जितने भी महापुरुष हुए गरीब घर में पैदा हुए। दीनदयाल उपाध्याय ले, गरीब घर में पैदा हुआ है। तो ये कोई गुनाह नहीं है गरीबी पैदा होना। जिंदगी का पैमाना गरीब और अमीर से कोई पैमाना नहीं है। उस आदमी का कर्म क्या है,
उसकी सोच क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो ज़्यादा रजवाड़े हैं इनका तो शर सूझ जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है। योग साधना तपस्या से राजयोग बनता है और राजयोग करने से हम आदमी आज के फिर वहीं चला जाता है जहाँ से शुरुआत हुई थी। योग साधना तपस्या से राजयोग बने और जो राजयोग को ठोकर मार देता है फिर महाराज बनता है, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, महात्मा जितने ये महापुरुष हुए वो बनता है। लेकिन ये इनका तो सिर्फ एक ही ध्येय है। आज की जो राजनीति आप देख रहे हैं, एक बार कोई एमएलए बन जाता है, मंत्री बन जाता है, हज़ारों करोड़ का मालिक बने, कहाँ से आया पैसा? ये गरीब जनता का जो टैक्स में जो पैसा जाता है उसको भ्रष्टाचार के रूप में, कमीशन के रूप में इकट्ठा करते हैं। जी, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने सोचना चाहिए। आज भी 75 साल के बाद, देश आज़ाद होने के बाद भी आज से ज़्यादा भूखे सो रहे हैं, रहने लेकर नहीं घर, नहीं कपड़ा, नहीं तन के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई फीस नहीं, कापी और किताब नहीं, किस चीज़ की आज़ादी? फायदा उठाया कुछ लोगों ने। आज गरीब आदमी गरीब होता चलेगा, पैसे वाला होता चला, गरीब और जमीन की खाई पड़ती जा रही है। किस प्रकार की व्यवस्था है? चंद लोगों ने फायदा उठा रखा है, गरीबों का शोषण करते हैं। इस राजनीति का मकसद ही एक है, गरीब आदमी का शोषण करो, मौज मस्ती मारो। 5 स्टार होटलों में सोते हैं, विस्की पीते हैं 2-2 लीटर, खोटा करते दुनिया भर के, और बीच में आके लोगों के बीच में ड्रामा करते हैं। जैसा बाहर है ऐसा ही अंदर से है, ऐसा ही बाहर होना चाहिए। ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है। इनका बेहद कड़ा कारनामा है। इनसे समाज के रूबरू होके ऐसे आदमियों की पहचान करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ इस आंदोलन के माध्यम से और किसान भाइयों ने अपने में से ही जो अपनी तकलीफ़ को, किसान की तकलीफ़ को जानता हो, और पार्टी पुर्टियाँ छोड़ के अलग से हट के अपने भाइयों से निर्दलीय बनाओ, अच्छा आदमी आगे लाओ जो आपकी तकलीफ़ को जानता हो, आपकी बात को बुलंद करता हो। ये है ज़रूरी। लेकिन ये पार्टी वाले पैसे देकर टिकट देते हैं, फिर ईमान व्यक्ता है, स्वाभिमान व्यक्ता है। लोगों का कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नीयत नहीं, सारा सौदा बेड़ा गर्क, नीचे से लेकर ऊपर तक बेड़ा गर्क है देश का। एक जैसे यूपी में संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया है कि विरोध किया जाएगा जो सत्ताधारी पार्टी है, तो आपके खापों का क्या रवैया रहेगा इसके मामले में? ऐसा है, जब पंजाब के भाइयों ने आंदोलन की शुरुआत करी, खापों का एक इतिहास रहा है। राजा हर्षवर्धन 604 ईस्वी से लेकर आज तक ये 1500-1600 सालों का जो इतिहास है खापों का, खापें हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ी है। पंजाब के भाई जब चल के एजेंट का रास्ता रोक दिया, सरकार ने इनके साथ बदसलूकी की, तो तमाम खापों ने समर्थन किया। हमने सबसे पहले रोहतक के अंदर तमाम खापों में पंचायत करी और ये फैसला लेके अपनी खापों में पंचायत करके इन भाइयों का समर्थन करे, तन से, मन से, धन से। आज लगातार कंटिन्यू 7 महीने से इनकी सेवा में लगे हुए हैं। और मैं कहता हूँ कि बहुत बढ़िया आंदोलन चल रहा है। इतना शांति प्रिय, इतना मजबूत, इतना लंबा आंदोलन मैंने तो 55 साल की उम्र होगी देखा नहीं। इसमें 100% कामयाबी मिलेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, किसान की बात को मानना पड़ेगा। किसान की कभी हार हुई नहीं। 1914 में चौधरी अजीत सिंह सरदार भगत सिंह के चाचा दे थे, उनकी रहनुमाई में किसान आंदोलन हुआ, कामयाबी मिली। 1938 में चौधरी छोटू राम की रहनुमाई में आंदोलन हुआ, कामयाबी मिली। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की रहनुमाई में 1988 में आंदोलन हुआ, कामयाबी मिली। और 2020 और 21 में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? जहाँ तक रही विरोध के इलेक्शन की बात, अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानेगी तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है विरोध करने का। वो चाहे इलेक्शन हो, चाहे वैसे हो, ये अपने हक के लड़ाई लड़ रहे हैं, विरोध करना भी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, जिस प्रकार की हालात परिस्थिति है, बंगाल के अंदर बीजेपी सरकार को हार देखने का मौका मिला। अगर इसी प्रकार का सिलसिला चलता रहा तो आने वाले 5 स्टेटों में चुनाव 2022 में सबसे महत्वपूर्ण पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव है। 100% सरकार का इसके ऊपर असर जाएगा। और मालिक की मेहरबानी होके इन भाइयों की आवाज़ से मत छेड़, किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। एक छोटे किसानी की बदवा इस सरकार को ले बैठेगी और जो 2024 का सपना है वो सपना साकार नहीं होगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये जो सपने धरे धरे रह जाएंगे और परिवर्तन जरूर आएगा। जब जब किसान ने करवट बदली, परिवर्तन आया। इसका लंबा चलने का क्या कारण मानते हैं आप? इसके पीछे इतना लंबा आंदोलन चलने का? ऐसा है, इसका लंबा आंदोलन चलने का एक ही कारण है। पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर ऑल इन वन मैन शो है। मोदी जी जो कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं, उन दोनों की मनोपॉलिसी चली हुई है। वो जो कहते हैं वही फाइनल है। दूसरे जो मंत्री बने हुए हैं, एमपी बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझा, इनकी किसी की हिम्मत नहीं है कहने के लिए ये गलत हो गया। कोई टोकने वाला नहीं है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर एक तरफी कार्रवाई नहीं चलती। सब लोगों के बीच में बैठ के विचार विमर्श करके जनता की आवाज़ को सुना जाता है। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा देख रहे हैं, कोई सुनाई नहीं, एक ही तरफी कार्रवाई है, जो कह दिया सब फाइनल। ये अहंकार पैदा हो गया, क्योंकि मोदी जी गरीब घर में पैदा हुए थे।
लोगों ने उम्मीद थी कि गरीब घर में पैदा है, गरीब की तकलीफ को जानता है, जिसका चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना है। लेकिन उसके चकाचौंध में, व्यापारियों के चकाचौंध में, बड़े बड़े सिस्टम में फंस के उम्मीद थी, हम भी उसके समर्थक थे, लेकिन जब हमें पता चला अगर हमारे भाइयों के साथ जुल्म हो रहे हैं, जो होना चाहिए था वो है नहीं, इसलिए हमने भी सबसे पहले समर्थन है, वापस अपने त्याग पत्र देके भाइयों के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं और आशा करते हैं कि जल्दी, क्योंकि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। अगर किसान बर्बाद हो गया तो सारा सौदा मड़िया मेट हो जाएगा। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा था, विकसित देशों में शामिल होने की बात करते थे, आज कहाँ खड़ा है देश। चाहे आर्थिक हालात हो, महंगाई हो, डीजल पेट्रोल हो, चारों तरफ एक बात करते थे कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान की दुगनी आय होगी कैसे, जो थी वो भी रह जाएगी, तो ही बहुत बड़ी बात है। डीजल के कितने भाव बढ़ गए, डीएपी के भाव बढ़ गए, फसल के खर्चे बढ़ गए, रेट कम है, तो दुगने होने का कारण क्या, कैसे हो गए? कोई तो आधार तो होना चाहिए, वो कुछ है नहीं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, कबीर जी ने भी कहा है, यही वक्त है बेला साधो, यही समय जागने का। अभी भी सरकार के पास टाइम है चेतने का, किसान को इज्जत के साथ सलूट करके सम्मान के साथ विदाई होने चाहिए। तीनों कानून वापस करके चौथा कानून किसान भाइयों के बीच में बैठ के, ना प्रदेश का भी भला हो, देश का भी भला हो, किसान का भी भला हो, लाए क्या दिक्कत है? सरकार को तीनों कानून वापस लेने में नुकसान क्या है? सरकार को दिक्कत क्या है? किसान चाहते नहीं, सरकार को थोप रही है। और सरकार ने पहले भी 2016 में भी भूमि अधिग्रहण बिल आए थे, वापस करे थे, इसको वापस लेने में क्या दिक्कत है? सरकार क्या नुकसान है? लेकिन एक मुच्छा का सवाल जो हमारे देश का होता है वो बना रखा है, भाई ऐसे होगा। वो अपने हरियाणा के अंदर एक पिक्चर चली थी, रुंडा और खुंडा, तो वो रुंडा कहता है, बोले भाई खुंडे, बोले हाँ, बोले फलाना काम हो गया था, अपनी मूछ फाट गई। ये जो भला काम कर देगा तो अपनी मूछ फाट गई। तो ये जो सरकार ये सोच रही है, अगर हमने कदम वापस कर ली तो हमारी मूछ फाट जाएगी। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसा होता नहीं है। लोकतंत्र के अंदर तो जनता की आवाज़ को सुना जाता है, जो जनता का है उसको पर अमल करना चाहिए। ये हमारे साथ बने हुए थे दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जी ने बहुत बड़े राजों का जो है ना पर्दा खोला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत बहुत धन्यवाद।